हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ स्टाफिंग की प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप है इसका एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट नाम से ही क्लियर है। सबसे पहले एस्टिमेट लगाया जाता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर की, कितने लोग जो है काम करने के लिए चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपना काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। उनके बिना उनके जो अदर रिसोर्सेज हैं, कोई भी रिसोर्सेज जो उसने अरेंज किए हैं वो बेकार हैं विदाउट मैन पावर। वही उसको जो है मूवमेंट में लाते हैं बाकी अदर रिसोर्सेज को। तो यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन मैन पावर रिक्वायरमेंट को जानने के लिए जो है जो दो मेन जो है काम करती है। सबसे पहला है वर्कलोड एनालिसिस। सबसे पहला है वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो देखेगी कि हमारा कितना काम है, कितना काम है और इस काम को करने के लिए हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट जो है इसके बाद वो वर्क फोर्स एनालिसिस करेगी। पहले किया वर्क लोड एनालिसिस, फिर वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस में वो देखेगी कि एट प्रेजेंट हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी वर्क कर रहे हैं। उसके बाद ये दोनों को कंपेयर करेगी कि हमें वर्कलोड में उसने जो एनालिसिस किया हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, और वर्क फोर्स में एनालिसिस में क्या स्टडी किया, हमारे पास ऑलरेडी कितने एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं। फिर वो देखेगी कि क्या कंपेयर करेगी इन दोनों को, क्या हमारे पास कितनी वैकेंसीज़ है। अगर काम ज़्यादा है उसके कंपेयर में वर्क फोर्स हमारे पास कम है, देन हमारी जो है रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि इतने लोग हमारे पास कम है। इवन ये जो हम वर्कलोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस है ये हम सरप्लस एम्प्लॉयज़ को देखने के लिए भी करते हैं कि हमारे पास वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ सरप्लस में तो नहीं है। अगर हमारी वर्क फोर्स एनालिसिस जो है वर्कलोड एनालिसिस से ज़्यादा होगी, मतलब हमारे पास काम करने के लिए व्यक्ति जो चाहिए कम चाहिए लेकिन ऑलरेडी जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसका मतलब सरप्लस है। तो अपना कोई भी डिसीज़न जो है ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है। जो कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्कलोड एनालिसिस करेगी कि हमारे पास कितने लोगों की ज़रूरत है हमें काम शुरू करने के लिए, क्योंकि अभी तक वो ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्जिस्टेंस में नहीं थी तो उसके पास कोई एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट है ही नहीं है। इसीलिए उसका वर्कलोड एनालिसिस जो है उसकी रिक्वायरमेंट के बराबर ही होगा। उनकी वर्क फोर्स एनालिसिस जो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो देखता है कि एट प्रेजेंट कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके पास कोई भी एम्प्लॉयज़ नहीं है। इसके बाद जब उनको पता चल गया, उन्होंने वर्कलोड एनालिसिस में से वर्क फोर्स एनालिसिस माइनस कर दिया, तो रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, इतना स्टाफ हमें चाहिए। तो जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है, दैट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। क्यों इसको पॉजिटिव प्रोसेस कहा गया है, क्योंकि हम जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो देखेगी कि कितने लोग जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए वेकेंट्स जो जॉब हैं उनके लिए अप्लाई करें, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है अप्रोच करना चाहेगी। इसके लिए उसके पास रिक्रूटमेंट करने के लिए दो सोर्सेज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये जो सोर्सेज हैं मैंने एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, आप वहाँ से जाके सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ रिक्रूटमेंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगी, इंड्यूस करेगी कि बहुत सारे लोग जो हैं अप्लाई करें
ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए। तो जितने लोग ज़्यादा अप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के पास चॉइस बढ़ जाएगी, जिससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन को मोस्ट सुइटेबल जो पर्सन है सिलेक्ट करने में आसानी रहेगी। यहाँ पे इस स्टेप पे ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉय को एलिमिनेट नहीं करती है। रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशंस जो हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है और उनके बीच में से हम देखते हैं कि मोस्ट जो सबसे ज़्यादा जिनका पूरा डेटा कंप्लीट है और जो एज़ पर हमारे क्वालिफ़िकेशन हैं उनको हम वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो रिक्रूटमेंट के बाद स्टेप आएगा, दैट इज़ सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के स्टेप में हमने किसी को भी एलिमिनेट नहीं किया, लेकिन सिलेक्शन में जो एम्प्लॉइज़ हमारे लिए जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने हमारी जॉब में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अगर वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है तो हम उनको रिजेक्ट कर देंगे और जो मोस्ट सूटेबल पर्सन है उसको हम जो है सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि इसमें हम लोगों को एलिमिनेट करते हैं, इसीलिए इसको एलिमिनेशन की प्रोसेस भी या एलिमिनेशन का स्टेप भी कहा जाता है। और इसको हम नेगेटिव जो है सिलेक्शन को एक नेगेटिव स्टेप का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को हम साइड पे कर देते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, आप जो हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती है, रिटन टेस्ट ले सकती है और जो भी उसको सूटेबल लगे उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो सही कैंडिडेट है, राइट कैंडिडेट को वो अपने जॉब के लिए सिलेक्ट करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट। जब कोई एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया वहाँ पे स्टाफिंग का काम ख़त्म नहीं होता है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट का मतलब है एम्प्लॉय को जिस काम के लिए रखा गया है उस काम पे लगा देना, वो जो जॉब है उसके लिए उसको ऑफ़र लेटर देना और उस प्लेस पे के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाना कि उसका क्या काम है। और ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन वर्ड यूज़ किया है साथ में। ओरिएंटेशन का मतलब है जो इनिशियली इंट्रोड्यूस करवाना पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ और पूरे जो एम्प्लॉइज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके साथ फैमिलियर करवाना। इसका कारण क्या है, हम ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि एक एम्प्लॉय जो है नया रिक्रूट किया है वो हेजिटेट करेगा, वो अननोन है आपके वर्क कल्चर के साथ, तो वहाँ पे उसको पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की इंट्रोडक्शन दी जाती है और वर्क कल्चर के साथ जो है फैमिलियर करवाया जाता है और रूल एंड रेगुलेशन जो बेसिक हैं जॉब के लिए वो हैं उसके साथ क्लियर किए जाते हैं ताकि वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर ले। उसके बाद लास्ट स्टेप आएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेती है तो उसके स्किल्स को डेवलप करने के लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च करती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के भी हो सकते हैं और बाहर से जो हैं ट्रेनर्स को भी हायर कर सकते हैं। इसका बेनिफिट जो है एम्प्लॉय को तो है ही, क्योंकि उसको अगर वो अपना करियर एडवांस करना चाहता है देन ये चीज़ उसको बहुत बेनिफिट देगी क्योंकि उसके स्किल्स डेवलप होंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए भी इसका बहुत बेनिफिट है क्योंकि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी अगर बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे काफ़ी कुछ गेन कर सकती है और उसको जो है एक वेल ट्रेन्ड स्टाफ जो मिलेगा जो उसकी स्ट्रेंथ बन सकता है। तो ये थे स्टाफिंग के प्रोसेस। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस आपके साथ और शेयर करते रहूं तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।